अब एक नया जो सिनेरियो बन रहा है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब का पाकिस्तान के पैक्ट हो जाने के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और पावर शिफ्ट और ज़्यादा हो गया है इस खित्ते की तरफ। अगर हम बात करते हैं, इस खित्ते की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी से भी मुझे ऐसा लगता है अब बढ़ गई है। जब हम ये कहते हैं और फिर अरब ममालिक की एक अहम मीटिंग जिसमें अमेरिका भी शामिल होता है, उसको फिर डिस्कस करते हैं इस तनाजुर में, और फिर हम ये याद करते हैं कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में क्या किया है, एक दफ़ा फिर से गाज़ा पर वीटो करके सीज़ फायर के लिए। सो डू यू थिंक कि ये जो शिफ्ट आया है, ये क्या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकता है जहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वीटो की, या यूएसए जो हर बार इसको वीटो कर देता है सीज़ फायर को, इसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं या कम से कम दबाव बढ़ सकता है? तो मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन तो टोटल डिसफंक्शनल इदारा है। एक तरह से देखें, हम पिछली वॉर के अंदर 2 साल में छठी दफ़ा अमेरिका ने पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। 14 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के एक साइड पे थे, लेकिन छठी दफ़ा उन्होंने आयरन डोम की तरह इसे इस्तेमाल किया। वो हमेशा सफारती महाज के ऊपर एक अपना क्या कहते हैं उन्हें कवर देते हैं, जो कि पूरी दुनिया देखती है किस तरीके से वो कंट्री जिसने खुद रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया कितनी ग्रॉस अपना वायलेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर हम देख रहे हैं रिकग्निशन की वेव, उसको भी मेरे ख्याल में अपना मैं शामिल करना चाहूँगा यहाँ के ऊपर। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। जब आप कह देते हैं ना कि तस्लीम करने से कौन सा रियासत वजूद में आ गई, इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत वजूद में नहीं आई है, लेकिन हम ग्लोबल साउथ के आलमोस्ट जो तमाम कंट्री सिवाय चंद एक को निकाल के जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पहले से फ़लस्तीन को तस्लीम करते थे। मसला था यहाँ पे मगरिब की साइड पे, लेकिन जिस तरह सर्ज हम देख रहे हैं इसके अंदर मगरिब को लेके और स्पेशली यूरोप को, तो यूरोप अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है उससे डेविएट करता नजर आ रहा है। उन्होंने दहाइयों तक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की पैरवी की, तो अमेरिकन असर और रसूख जो है मैं उसका जवाल एक तरह से देख रहा हूँ। अब चेक करें परमानेंट फाइव के सिवाय अदर दैन अमेरिका तमाम कंट्रीज जो हैं वो एक साइड के ऊपर हो गए हैं, फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर रहे हैं। और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है जब कनाडा G7 कंट्री वो भी इसके अंदर शामिल हो गया, और अभी लग्जमबर्ग और बेल्जियम भी शामिल हो गए हैं। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे यूरोपीय यूनियन का फ्रेमवर्क है, ब्रसल्स में नेटो का हेडक्वार्टर है, और बेल्जियम को यूरोप का डी फैक्टो कैपिटल करार दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में बड़ी सिग्निफिकेंस है इसकी। जिस तरह रोबस्ट अंदाज के अंदर ये कॉन्फ्रेंस की गई, वन डे समिट जो था जिसे फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने किया, और नो डाउट अरब इत्तेहादी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं उस सॉलिडारिटी को जो अमेरिका शो करता आ रहा है उनके साथ है। इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया एक साइड पे है। 3 क्वार्टर जो है यूनाइटेड नेशंस के वो तस्लीम करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बनने से मुतल्लिक तमाम जो है वो राइट्स हासिल हैं और वो तकाजे पूरे करता है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जिस ये मगरबी मुल्क इसको तस्लीम करते हैं, जो कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो एक फॉर्मल टाइज इस्टेब्लिश हो सकती हैं। पहले वहाँ पे उनके डेलीगेशन थे, मिशन थे, अब फॉर्मल एम्बेसीज बन सकती हैं, वो भी रमल्ला के अंदर। अब कैमरा भी, लिस्बन भी, लंदन भी, ब्रसल्स भी, ये क्या कहते हैं ओटावा भी वहाँ के ऊपर अपनी एम्बेसीज खोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है एक ऐसे वक्त में जबकि यूरोप जो है उसके ऊपर बड़ा दबाव है उनकी अपनी आवाम ऑलरेडी की तरफ हमने से। इंग्लैंड में तो एम्बेसी देख भी ली, सो शुरुआत तो हो गई है फ्रॉम देयर। जी डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मैं इसे अपना कॉर्नर स्टोन समझता हूँ उनकी फॉरेन पॉलिसी का। बरतानिया जिस तरीके से अवाम का एक मोमेंटम है, अभी इटली में देख लें, पूरा इटली चोक हो गया हुआ है। वो जॉर्जिया मिलानो के ऊपर एग्जर्ट कर रही है प्रेशर अवाम है कि आप भी इस क्लब का मेंबर बने, जो वेव आई हुई है वहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ये टू रियासती जो हल है ये बैनुल अक़वामी हमायत याफ्ता फार्मूला है। और जिस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये सियासी हल की तरफ एक वाहिद अपना जो रास्ता है जिसको हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे एंड पे हम देखते हैं जो अनवेवरिंग सपोर्ट हासिल है नेतन्याहू को अमेरिका की है। अभी उन्होंने चंद दिन पहले ही एक नया जो है ऑर्डर पास कर दिया है। अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है वो बहुत हॉरेंडस डिटेल है उसकी, जिसके तहत वहाँ के ऊपर जो हथियारों का सबसे बड़ा जहीरा है अमेरिका जो है इसराइल के अंदर, उसको वो मुकम्मल लामहदूद असले की मुंतकली की इजाज़त दे चुके हुए हैं। उन्होंने कहा अगले माली साल तक जो ले सकते हो ले लो, हिसाब बाद में कर लेंगे। इसका मतलब है जंग का दायरा कार फैल सकता है। और जो नेतन्याहू हैं जैसे 18 साल इस शैतान को हो जाएंगे रूल करते हुए, वो थ्रेट कर रहा है कि मैं वापस जाके अपना आपको जवाब दूंगा। डेफिनेटली वो अनेक्स करने की कोशिश करेगा मगरबी किनारे को जहाँ की इलीगल सेटलमेंट्स हो रही है। तो मेरे ख्याल में उनका इम्यूनिटी ईरा फेड कर रहा है। तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, तमाम इंटरनेशनल एक्सपर्ट, जेनोसाइड होलोकॉस्ट के तमाम दुनिया जो है जो कि सेन वर्ल्ड है वो इस एक जगह के ऊपर खड़ी हुई है, और अमेरिका उसकी स्ट्रेटजी कॉस्ट पे करने को तैयार है। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा सिग्निफिकेंस है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है एक टाइनी कंट्री जिसकी टोटल पॉपुलेशन 9 मिलियन है, और वो ट्रैम्पल किए जा रहा है पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के
जो भी आप कह लें कि एक नॉर्म्स लेडन दुनिया थी है, उसको वो रोनता चला जा रहा है और पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही है। तो मेरे ख्याल में एक मोमेंट ऑफ जो है वो वाटरशेड मोमेंट है, इंट्रोस्पेक्शन का मोमेंट है, कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को है कि क्या हम इसी तरीके से जो है वो एमनेस्टी दे सकते हैं किसी को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।